अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अच्छा सर, अस्सलाम। मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है तो आप सेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। श्योर सर। ओके, तो हम यहाँ पे थे कि व्हाट इज़ टाइम कम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी। तो इस पे काफ़ी डेज लग गए हैं, तो आज इसको इंशाल्लाह एंड कर देंगे। अच्छा, टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है? कल सर जफ़र ने बड़े अच्छे अल्फाज में बताया था कि हर वो चीज़ जो इनपुट के साइज़ पे डिपेंड करती है उसको कहते हैं टाइम, उसको हम टाइम कम्प्लेक्सिटी में ऐड कर लेते हैं। अगर तो वो इनपुट के साइज़ पे डिपेंड नहीं करती तो हम उसको टाइम कम्प्लेक्सिटी में ऐड नहीं करते। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास एक अरे है, उसमें 10 ही एलिमेंट्स हैं और आपने कुछ फाइंड करना है, तो आपको मैक्सिमम कितनी बार ट्रैवर्स करना पड़ सकता है? 10 टाइम्स। और अगर इन उसको इंक्रीज़ कर दें अरे का साइज़, तो आपको उतने टाइम ज़्यादा उस पर ट्रैवर्स करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ को कहते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी, कि इनपुट का साइज़ अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारा प्रोग्राम जो नंबर ऑफ स्टेप्स ले रहा है वो कितने ले रहा है, तो इनके रिलेशन को हम टाइम कम्प्लेक्सिटी कहते हैं। जैसे आज एक ये प्रोग्राम है, इसको आज हम इससे स्टार्ट करते हैं कि टाइम कम्प्लेक्सिटी को हम कैसे काउंट करते हैं। कि एक प्रोग्राम होगा जो हम खुद भी लीड कोड पे जब प्रोग्राम लिखेंगे तो हमने उसकी टाइम कम्प्लेक्शन थोड़ा अनस्टेबल है, अगर मेरी ये आवाज़ कहीं पे लैग करे तो मुझे बता देना, मैं रिपीट कर दूंगा। तो जैसे ये एक फंक्शन है, इसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं, तो हमने देखना है कि इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है। तो जो भी कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट स्टेप्स, जैसे ये फंक्शन क्रिएट हुआ, इसका इनपुट से तो कोई लेना देना नहीं है, तो इसने तो क्रिएट होना है सिर्फ 1 टाइम, तो चाहे इनपुट का साइज जितना भी हो। तो इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है इस लाइन की सिर्फ, वो है कांस्टेंट। और अगर ये देखें कि लेंथ ऑफ अरे, अब इनपुट का साइज जो अरे है उसका साइज़ 25 हो सकता है, 30 हो सकता है, उसकी जो लेंथ है C++ में अगर हम देखें तो हम लेंथ फाइंड करें तो हमें पूरी अरे पर ट्रैवर्स करना पड़ता है, 1 2 3 4। तो उसकी जो लेंथ उसमें तो ऑफ एन चली जाती है। लेकिन ये जो पाइथन है ना, पाइथन ने क्या किया होता है कि ऑलरेडी जो लेंथ है ना वो स्टोर की होती है एक मेटा डाटा। पाइथन अरे को कैसे सेव करता है? पाइथन ना एक इस तरह का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, और इसके अंदर ये अरे का मेटा डाटा, के अरे की टाइप क्या, डाटा टाइप क्या है, अरे का डाटा क्या है, और अरे की लेंथ क्या है, वो इधर स्टोर कर लेता है। जब हम अरे की लेंथ, उस ये लेंथ का फंक्शन रन करते हैं ना, उसके अंदर अरे को भेजते हैं, तो वो इधर से लेंथ जो उसने पहले से कंप्यूट की होती है ना वो उसको रिटर्न कर देता है। तो ये सारा यानी कि जो लेंथ का फंक्शन है ना ये कांस्टेंट टाइम में होता है। तो अब अरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं तो उसकी जो लेंथ है वो तो कांस्टेंट टाइम में हमें रिटर्न होनी है। और ये हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज़ किया, जितने भी हम वेरिएबल्स इनिशियलाइज़ करवाएंगे उनकी टाइम कम्प्लेक्सिटी भी कांस्टेंट ही होगी। और फिर आते हैं इधर, ये फॉर लूप है, ये कितने कितने टाइम रन होगा? एन टाइम्स। एन क्या है? अरे की लेंथ। अगर अरे में 25 एलिमेंट्स हैं तो ये 25 टाइम्स रन होगा। अगर अरे के अंदर 30 एलिमेंट्स हैं तो ये 30 टाइम्स रन होगा। यानी कि ये जो है ये इनपुट के साइज़ पे डिपेंड कर रहा है। तो ये इफ़ेक्ट डालेगा टाइम कम्प्लेक्सिटी पे, बाकी ये इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये इफ़ेक्ट नहीं डालेंगे। तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? ये जो लाइन है इसके अंदर एक वेरिएबल है सिंपल, और ये क्या कर रहा है, ये कांस्टेंट है, ये 1 टाइम रन होगा, ये एन टाइम रन होगा, और ये जो हर स्टेप के अंदर ये 1 टाइम रन होगा। तो अगर हम इसको, ये कांस्टेंट है और ये ऑफ एन है, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये जो दो लाइंस हैं ये ऑफ एन बन जाएंगी। तो अगर हम स्टेप 6 पे आए तो ये कितने टाइम रन होगा? ये एन टाइम्स, जैसे ये लूप था। तो अगर एन इंक्रीज़ हो गया, एन का साइज़ अरे का, तो ये भी उतने टाइम ज़्यादा रन होगा, तो एन टाइम। और ये वाला लूप ये भी एन टाइम्स रन होगा, और ये रन होगा कांस्टेंट टाइम। अगर इनको और इनको मल्टीप्लाई करें, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये कांस्टेंट, मल्टीप्लाई करें इससे एन से तो ये एन टाइम्स,
और एन को एन से मल्टीप्लाई करें, तो ये एन स्क्वायर टाइम्स रन होगा। जैसे आई की वैल्यू है 0। अब ये जे क्या करेगा, ये अगर एक इधर अरे बना लें हम, ये अरे है 1 2 3। अब ये जो आई है ना, आई है 0 पे इधर, और जो जे है, जे ट्रैवर्स करेगा पूरी अरे पे एन टाइम्स। फिर आई आ गया इधर, जे फिर से अगेन ट्रैवर्स करेगा 3 टाइम्स। अब आई आ गया इधर, जे अगेन ट्रैवर्स करेगा 3 टाइम्स। तो जितनी अरे की लेंथ है, ये उतने टाइम्स रन हो रहा है, यानी कि अभी इस सिचुएशन में 3 टाइम्स और ये इस सिचुएशन में 3 टाइम्स, तो 3 3 9। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, और ये तो कांस्टेंट है, ये एक स्टेप है, तो इसने तो 1 टाइम ही कांस्टेंट ही है ये। तो अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 9 आ गया। तो यानी कि एन स्क्वायर, हमने 9 तो नहीं कहना, हमने तो देखना है एन कि उसका साइज़ कितना है। तो ये एन स्क्वायर टाइम्स हो गया। और ये वाला वाइल लूप, ये कितने टाइम रन होगा। अच्छा, एन कुछ भी हो सकता है, एन लेट से 20 है। तो हमने अब देखें, जब तक वो कह रहा है कि एन 0 के इक्वल नहीं होता, यानी कि 1 से ग्रेटर है, तो हम एन को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, यानी कि एन कुछ भी है उसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं। बाइनरी सर्च में हमने देखा था कि एक अरे है, हम उसका मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड पॉइंट अगर टारगेट से बड़ा है या छोटा है, तो उस बेस पे हम लेफ़्ट या राइट साइड को इग्नोर कर देते हैं, ऐसे ही था। तो उसको हम कहते थे कि ये लॉग में चली जाती है। तो ये भी अगर देखें, अगर तो एन है 100, 100 को हम डिवाइड करें 2 से, तो 50 हो गया। अचानक से हाफ वैल्यू आ गई। अगर 50 को फिर से 2 पे डिवाइड करें, 25 हो गया। तो 2 से डिवाइड करते करते, यानी कि एक वैल्यू, ये जो इसको, ये वाला जो सिनेरियो है ना, इधर हमने उस दिन देखा भी था, ये एक अरे थी, ये हम देख रहे थे इधर का कैसे ये रन हो रहा है प्रोग्राम। के टारगेट को हमने गैस, एक नंबर गैस करना था, और हमने देखना था कि अगर वो टारगेट मिड पॉइंट निकालना था। जैसे फर्ज करें नंबर था, जो हमने गैस किया था वो था 73, और रेंज हमारे पास थी 1 से 100। अब 1 से 100 का मिड पॉइंट हमने फाइंड किया था 50 50। हमने देखा कि 50 टारगेट के इक्वल है नहीं, तो फिर हमने देखा कि अच्छा टारगेट से लेस है कि ग्रेटर है। तो हमने देखा कि वो तो टारगेट से लेस देन है, तो हमने नई रेंज क्या निकाली थी कि अब हमने 51 से 100 तक देखना है। इसी तरह है, तो फिर हमने फिर उसका मिड पॉइंट निकाला था, वो था 75। वो हमने देखा था कि वो टारगेट से ग्रेटर हो गया, तो हमने नई रेंज निकाली थी कि 74, 51 से 74 तक हमने देखना है। तो ये चीज़ ये जा रही थी log ऑफ एन में। तो ये वाली इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी ना, इसकी, ये log ऑफ एन में हो जाएगी, और ये जो रिटर्न है ये कांस्टेंट टाइम में हो जाएगा। तो इन दी एंड हम क्या करेंगे, इन सबको राइट डाउन कर लेंगे ऐसे, कि ये जो 3 थे ये कांस्टेंट, हमने इनको लिख लिया इधर। फिर ये एन टाइम से ये वाला जो लूप था, इसको इधर लिख लिया। ये वाला जो था ये एन स्क्वायर टाइम था, तो इसको भी लिख लिया। ये log ऑफ एन टाइम था, इसको भी लिख लिया, और ये कांस्टेंट टाइम था। हमने इन सबको अब सम करना है। अब जब सम करेंगे तो इसकी कोई वैल्यू आएगी, और फिर उसमें से हम कांस्टेंट को रिमूव कर देंगे। इसका एक शॉर्ट तरीका ये भी है कि हम इसी में से ना, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है ना, मैक्सिमम वैल्यू, उसको रिटर्न, उसको कह देते हैं कि ये टाइम कम्प्लेक्सिटी है। हम कांस्टेंट को इग्नोर कर देते हैं, ये जो कांस्टेंट हैं इनको हम इग्नोर कर देंगे, और इसमें से जो अभी ये वैल्यू इससे लेस देन है, ये log ऑफ एन, इससे ग्रेटर वैल्यू है ये, और ये इससे ग्रेटर देन वैल्यू है। तो हमने मैक्सिमम वैल्यू का कह देना है कि इस पूरे जो कोड की टाइम कम्प्लेक्सिटी है ना, वो है ऑफ एन स्क्वेयर। अच्छा, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम ऑफ एन को क्यों इग्नोर कर रहे हैं, log ऑफ एन को क्यों इग्नोर कर रहे हैं, ये भी तो इम्पैक्ट डालते ही है ना प्रोग्राम पे। कोई थोड़ी बहुत तो टाइम कम्प्लेक्सिटी कंज्यूम करते ही है ना। तो इसका आंसर ये है कि लेट्स से आपके पास ना, अभी तो लीड कोड पे तो छोटे छोटे इनपुट्स होती हैं। रियल लाइफ में अगर हम फेसबुक की एग्जांपल लें, तो फेसबुक पे इस टाइम लाखों अकाउंट्स हैं, और हर अकाउंट से कोई अगर यूज़र लॉगिन है, तो वो डेली 5 से 6 रिएक्शंस दे रहा है, किसी पोस्ट को लाइक कर रहा है। एक मंथ के बाद वो कितने ज़्यादा ये वैल्यू कितनी बड़ी हो जाएगी। तो लेट्स से हम कहते हैं कि वो वैल्यू 10 की पावर 99 इंटू 99 में जा सकती है। तो ये कितनी बड़ी वैल्यू है।
अब इसमें हम ये कांस्टेंट ऐड करते फिरें और एन ऐड करते फिरें, तो इनका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक इतनी बड़ी वैल्यू है, उसमें आप ये एक छोटी सी वैल्यू ऐड कर रहे हो, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करने के बराबर ही है। तो इसलिए हम इनको इग्नोर कर देते हैं, और जो सबसे बड़ी वैल्यू है ना, वर्स्ट केस में तो यही हो सकता है ना, सबसे बड़ी वैल्यू जो सबसे बड़ी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वही जा सकती है। तो इसलिए हम इसको चूज़ करते हैं, ये बताते हैं कि वर्स्ट केस में ये है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा, किसी को कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ ले, फिर हम आगे चलते हैं। मेरा एक क्वेश्चन था कि जहाँ पे भी हमारी इनपुट का जो साइज है वो डिक्रीज हो रहा है या हाफ हो रहा है या जितना भी डिक्रीज हो रहा है, वहाँ पे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन है क्या? खाली हाफ होने पे लॉग एन होती है, या फॉर एग्जांपल अगर हाफ नहीं हो रही, 25% रिड्यूस हो रही है, तब भी लॉग एन है? तब सर इसका एग्जैक्टली तो मुझे आंसर नहीं पता एग्जैक्टली, तो लेकिन मुझे लगता है वो भी लोगो फैन में ही चले जाएगी, पर मुझे इसका टू बी ऑनेस्ट राइट। एग्जैक्टली नहीं पता। राइट, चलें उसको देख लेंगे फिर भी। ठीक है, यानी कि जब भी जो इनपुट का साइज है वो कम हो रहा है, हम कह सकते हैं कि वो लॉग एन की तरफ जाती है। अ, जी, क्योंकि इसका हमने ग्राफ देखना, हम अगर ग्राफ देखें ना, तो इसका ना ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है लोगो फैन का, कि वो स्टार्ट पे अगर तो इनपुट का साइज़ 1 है, और तो हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स स्टार्ट पे तो 1 ही होंगे। जैसे हमने एक अरे है उसका साइज़ 1 है और हमने टारगेट फाइंड करना है, तो हम एक स्टेप तो लेंगे ना कि अरे के अंदर देखेंगे कि क्या वैल्यू है। और अगर तो 2 है तो फिर भी हम 2 स्टेप लेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर इनपुट की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है ना, तो तब आप देखेंगे अगर इनपुट की वैल्यू 10 है, तो जो नंबर ऑफ स्टेप्स है ना वो रिड्यूस हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो एग्जैक्ट तो कम नहीं होते, ये तो नहीं कि एग्जैक्ट हाफ हो जाएंगे। अगर बाइनरी सर्च में भी देखें तो एग्जैक्ट हाफ वैल्यू नहीं होती। अ, ये देखें, हमने फाइंड करना है 6, इसमें हमने देखा 4 है मिड पॉइंट, हमने अब नई रेंज निकाल ली यहाँ से 5 से 6 तक, फिर हम नेक्स्ट में हमने 6 को गेट किया और रिटर्न कर दिया, तो है तो ये बाइनरी सर्च लॉग ऑफ एन में ही गई है। बिल्कुल। ठीक हो तो गया। इसीलिए ये लॉग ऑफ एन ही है, ये मुझे लग रहा है। अच्छा, बाकियों को क्लियर है कि ये कैसे हमने काउंट की है? एक क्वेश्चन है चैट में कि हाउ डिड वी गेट लॉग ऑफ एन, कैन यू प्लीज रिपीट दैट? सर क्वेश्चन रिपीट करना, मैं मुझे वो आवाज़ नहीं सही तरह आई। क्वेश्चन है कि हाउ डिड वी गेट log of n, can you please repeat that? अच्छा अच्छा, ठीक है, लॉग ऑफ एन कैसे आई? जी। ठीक, तो ये देखें लॉग ऑफ एन इस तरह आती है। नहीं, यहाँ पे जो हमने फाइंड किया ना ये लोगो फैन नहीं है। इस इस प्रोग्राम में जो हमने फाइंड किया वो है एन स्क्वेयर, वो हमने मैक्सिमम रिटर्न की है। कि इनमें आप देखें ये कांस्टेंट है, इनको हमने इग्नोर कर दिया, ये कांस्टेंट है इसको इग्नोर कर दिया। अब ऑफ एन आ गया, ऑफ लॉग ऑफ एन आ गया, और ऑफ एन स्क्वेयर आ गया। तो सबसे इसमें स्मॉलेस्ट कौन सी है, वो लॉग ऑफ एन है, इसको भी इग्नोर कर दिया। अब इन दोनों में ऑफ एन और ऑफ एन स्क्वेयर में स्मॉलेस्ट कौन सी है, ऑफ एन है, इसको इग्नोर कर दिया, एंड में बची ऑफ एन स्क्र। तो हमने इस प्रोग्राम की टाइमिंग कम्प्लेक्सिटी तो ऑफ एन स्क्र है, लेकिन लॉग ऑफ एन कैसे आता है? वो इस तरह आता है कि हमने बाइनरी सर्च जब पढ़ रहे थे तो हम देखते थे कि जो इनपुट है, इनपुट इस वक्त इनपुट है इसमें 8, तो हमने फाइंड करना है कि कोई भी एक एलिमेंट, जो बाइनरी सर्च है ना, एक तो है लीनियर सर्च, अगर ए आपके पास अरे है, आपने कोई एलिमेंट फाइंड करना है, 7 है, ये 7 को आपने फाइंड करना है, तब तो आप ट्रैवर्स करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको कहते हैं लीनियर, के आपने अरे पे ट्रैवर्स किया, जैसे जैसे इनपुट का साइज इंक्रीज हुआ वैसे वैसे आपके नंबर ऑफ स्टेप्स भी इंक्रीज होते गए। लेकिन अगर कोई ऐसा सिनेरियो है जिसमें आपके जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो लीनियर से थोड़े कम आए, इसका मैं आपको ग्राफ भी दिखाता हूँ। जो इसके लीनियर है ना, लीनियर से थोड़े से कम नंबर ऑफ स्टेप्स आए, जैसे कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट कुछ इस तरह से बनेगा कि ये स्ट्रेट लाइन ही जाएगी हर टाइम।
और जो log ऑफ n है कि ये आप देखें, ये सेंटर में इस तरह लाइन बनती है कि नंबर ऑफ इनपुट साइज इंक्रीज हो रहा है और जो हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो उसी हिसाब से इंक्रीज हो रहे हैं। तो वो आती है लीनियर, लीनियर है यहाँ पे। लेकिन अगर कोई इनके दरमियान में है कि वो लीनियर तो नहीं है और कांस्टेंट भी नहीं है, तो उसको हम log ऑफ n कह देते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर तो 100 है ना तो एग्जैक्टली 50 स्टेप्स ही लेगा हमारा प्रोग्राम। हो सकता है वो 40 स्टेप्स ले ले, उसे अर्ली रिजल्ट मिल जाए। ये क्लियर हुआ? जी सर। सर ये जो स्टेप्स वाली ओके, बात है ना, तो ये भी दोबारा बता टाइम दीजिए, जो कम्प्लेक्सिटी को हम, चार्ट। हेलो सर, चार्ट आवाज एक्सप्लेन आ तो करूँ मैम? जी सर। जी जी, अब आवाज़ आई है। जी सर, आप ना ये जो आप बता मैम ये रहे थे आपने ना कि चार्ट हो एक्सप्लेन सकता है करने के लिए वो बोला है? जी जी, जस्ट यानी एक तरह से रिवाइज हो जाएगा दोबारा से कॉन्सेप्ट, तो हो सकता है वो जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको समझ आ जाए। सही। जी जी, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि अच्छा ये देखें, हमारा हमने टाइम कम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करना तो सीख लिया है, ठीक है। अगर तो वो क्लियर है, उसकी टाइप्स क्या हैं? तो टाइम कम्प्लेक्सिटी की ना टाइप्स हैं कि एक तो टाइम कम्प्लेक्सिटी की टाइप है कांस्टेंट के, जैसे नंबर ऑफ इनपुट जो है वो जितना मर्जी इंक्रीज होता रहे, हमारे प्रोग्राम ने तो जस्ट एक स्टेप लेना है। जैसे आपके पास एक प्रोग्राम है और उसके बाद जैसे ही डाटा आया उसने आपको सिंपल एक ईमेल कर दी कि डाटा आ गया है। तो उसने ये नहीं देखना डाटा कितना लेंथी आया है, डाटे में सिर्फ एक वेरिएबल आया है। तो उसने सिंपल एक ईमेल सेंड कर दी हमें कि डाटा आ गया है, यानी कि अटेंडेंस लगा दी। तो तो ये चीज़ है कांस्टेंट। और अगर हमारे पास इनपुट है 100, लेट्स से 100 यानी कि n है, और जो हमारा प्रोग्राम है वो नंबर ऑफ स्टेप्स 100 से थोड़े कम ही ले रहा है, 100 तक नहीं जा रहा, 100 से कम ही नंबर ऑफ स्टेप्स लेगा हमेशा, n से कम ही, तो उसको हम कहते हैं log ऑफ n, लोगरिथमिक कहते हैं इसको, कि लोगरिथमिक टाइम कम्प्लेक्सिटी है। और अगर तो टाइम कम्प्लेक्सिटी उतनी ही है जितने नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, हमेशा उतने ही उसने नंबर ऑफ स्टेप्स लिए हैं, तो हमें ट्रैवर्स करना पड़ेगा। हो सकता है वो अगर स्टार्ट पे हो तो हमें उसी टाइम रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन हमने वर्स्ट केस सिनेरियो देखना होता है। हो सकता है कि वो लास्ट पे पड़ा हो, तो हमने लास्ट तक ट्रैवर्स करना है। तो इसको कहते हैं लीनियर ऑफ एन, इसको सर इसको कहते हैं हम लीनियर। सर हम सर हमें ये किस तरह से जी जी। पता लगेगा कि हमने मतलब कि ना पूरी ट्रेवर्सिंग करके लीनियर सर्च इम्प्लीमेंट करना है, या फिर मतलब हमने बाइनरी सर्च इम्प्लीमेंट करना है, या फिर सिर्फ हमने ना कांस्टेंट टाइम के लिहाज से लेना है, कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेनी है सिर्फ? ये किस तरह से नहीं, हमें पता ये लगेगा? हमें ये हमें इस तरह पता चलेगा कि हमने देखना है प्रोग्राम की तरफ, जो हमने कोड लिख लिया सारा, हमें नहीं अभी पता उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, तो हमने वो बतानी है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। हम लाइन बाय लाइन जाएंगे, हम फर्स्ट लाइन पे जाएंगे, देखेंगे क्या ये इनपुट के साइज़ पे इफेक्ट हो रहा है, इससे इनपुट के साइज़ की वजह से इस पे नहीं। वो तो पता है हमें, फंक्शन ने तो स्टार्ट होना ही होना है, इनपुट का साइज़ जितना भी हो, चाहे एम्प्टी अरे भी आ जाए, फंक्शन ने तो रन होना ही होना है। अब हमने नेक्स्ट लाइन देखनी है कि इनपुट का साइज़ जितना भी हो, इस लाइन लाइन पे कोई फ़र्क पड़ेगा, तो हमने उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी उसके आगे लिख लेनी है। बिगनर जो है ना, हम अभी सीख रहे हैं तो हम उसके आगे लिख लेंगे, फ्यूचर में हम सिर्फ ऐसे देख के ही बता देंगे कि ये लूप इतने टाइम्स रन हो रहा है। तो हमने इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी देख लेनी है, इसकी लाइन बाय लाइन हमने सबकी टाइम कम्प्लेक्सिटी देखनी है। इन दी एंड हम उसको ऐसे लिख लेंगे लास्ट पे, और उसमें जो कॉन्स्टेंट्स होंगे ना उनको इग्नोर कर देंगे, और उसमें जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी हम उसको बताएंगे कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर बनेगी, log ऑफ n बनेगी। वैसे नहीं, प्रोग्राम लिखे बगैर नहीं हमें पता चलेगा कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बनेगी। प्रोग्राम होगा, उसको देख के ही हम बता सकते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी बनेगी, एन स्क्वायर में चली जाएगी, एन क्यूबिक बन जाएगी। तो प्रोग्राम को देख के ये आप बता सकते हैं, उसकी लाइंस को देख के आप उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे। जैसे ये था, ये एन स्क्वायर वाला था,
ये हमें पता है कि अगर तो n 3 है तो ये लूप 9 टाइम्स रन होगा। ये जो 3 लाइंस हैं ये 9 टाइम्स रन होंगी अगर तो इनपुट का साइज़ 3 है। तो यानी कि आपने ना इसको देखना होता है कि लाइन को खुद से देखना होता है कि ये कैसे रन हो रही हैं, इनपुट के साइज़ की वजह से इन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो इन दी एंड आपने उसमें से उसको इस तरह राइट डाउन करके उसमें से मैक्सिमम बतानी है। मैम इसकी समझ लगी? कि क्लियर तो हुआ है, लेकिन मैं ना असल में ये क्लियर करना चाह रही हूँ कि ना हम मतलब जिस तरह से प्रोग्राम लिखेंगे तो हमें पहले ये डिसाइड करना होगा ना कि हमने बाइनरी सर्च इंप्लीमेंट करना है या लीनियर सर्च इंप्लीमेंट करना है, या फिर जस्ट हमने ट्रिवर्सिंग करके सिर्फ उसकी इंडेक्स ले लेनी है। तो मतलब मेरा अच्छा मेन क्वेश्चन जो है ना वो ये ठीक है। था। अच्छा अच्छा ठीक है। उसका ना फिर टाइम कम्प्लेक्सिटी से अभी इतना ताल्लुक नहीं। वो पता क्या है कि हमने देखना है इनपुट को। अगर तो आपके पास इनपुट है सॉर्टेड, जैसे आपके पास इनपुट है 1 2 3 सॉर्टेड है, तो फिर तो हम अगर लीनियर हमने 3 फाइंड करना है इसमें से, तो अगर हम लीनियर सर्च अप्लाई करें तो पहले हम इधर जाएंगे फिर इधर जाएंगे फिर इधर जाएंगे। ये दो हमने बिला वजह स्टेप्स इधर लिए, हमें पता है कि ये डाटा सॉर्टेड है, तो हम डायरेक्ट इस पर बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते थे। बाइनरी सर्च क्या है, मिड पॉइंट पे जाता है, वो देखता है कि क्या ये टारगेट है, नहीं टारगेट से बड़ा है कि छोटा है। तो ये टारगेट से छोटा है तो हम इतने को इग्नोर कर देंगे और डायरेक्ट हम नेक्स्ट स्टेप पे आंसर रिटर्न कर देंगे कि ये है 3। तो ये हमने इनपुट को देखना है। अगर तो इनपुट सॉर्टेड है तो हम बाइनरी सर्च अप्लाई करेंगे, अगर इनपुट अनसॉर्टेड है तो हम सिंपल उस पर लीनियर सर्च अप्लाई कर सकते हैं। ओके क्लियर, थैंक यू। अच्छा तो हम यहाँ पे थे कि अगर तो एक तो कांस्टेंट आ गई, एक लोगरिथमिक आ गई, एक लीनियर आ गई, उसके बाद है एन लॉग ऑफ एन के ये एन से तो बड़ी है लेकिन एन स्क्वेयर से छोटी है। एन स्क्वेयर वही था ना, हमने दो फोर लूप लगाए थे और वो हमने देखा था वो एन स्क्वेयर में जा रहे थे। इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक। ये जो एन स्क्वेयर है ना ये होती है क्वाड्रेटिक। और ये जो अगर हम अच्छा जो ग्रिड वाली प्रॉब्लम्स होती है ना, ग्रिड ग्राफ, उसमें तो ऑफ एक्स एन स्क्वेयर में जाता ही है। एक्स स्क्वेयर है, ये एक्स स्क्वेयर कह लें एन स्क्वेयर कह लें, ये एक वेरिएबल है वैसे ही। और एन क्यूब है, इसको कहते हैं क्यूबिक। और इसको आई थिंक एक्सपोनेंशियल कहते हैं। मुझे इसका थोड़ा सा कंफर्म नहीं है, आई थिंक ये एक्सपोनेंशियल में है। तो ये इसके टाइप्स हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी की। और जब हम इंटरव्यू में जाते हैं ना तो मोस्टली हमें इनमें से ही कोई चूज़ करनी पड़ती है। और अगर तो सिंपल अरे अरे की प्रॉब्लम्स है ना, ग्रिड या ग्राफ वगैरह नहीं है, तो हमने एक्स स्क्वायर में भी नहीं जाना होता, इसमें भी नहीं। मोस्टली हम इनको प्रेफर कर रहे होते हैं। लेकिन ये तो क्वेश्चन के रिलेटेड है, क्वेश्चन को देख के हम कह सकते हैं कि टाइम कम्प्लेक्सिटी कौन सी होगी। लेकिन ये अभी अभी तक ये सिर्फ उसकी टाइप्स थी टाइम कम्प्लेक्सिटी की। और जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है, अच्छा ये अभी तक क्लियर हुआ कि ये ग्राफ में क्या था, ये टाइप्स इसकी कौन कौन सी हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी की। जी सर। यस। ठीक है तो फिर अब हम स्पेस कम्प्लेक्सिटी की तरफ आ जाते हैं कि अच्छा तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या है कि अ, शुरू पे ना कुछ लोगों के माइंड में ये आता है कि स्पेस कम्प्लेक्सिटी ये है कि जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो प्रोग्राम ने जाना तो उसने तो मेमोरी तो रैम से ही कंज्यूम करनी होती है। तो हम कहते हैं कि वो जितनी मेमोरी हमारी रैम से उठा रहा है उसको कहते हैं स्पेस कम्प्लेक्सिटी। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रोग्राम में हम कुछ ऐसी लाइब्रेरीज भी इंपोर्ट कर लेते हैं जिनका सिर्फ हमने एक फंक्शन यूज़ करना होता है, लेकिन वो पूरी पूरी लाइब्रेरी का कोड तो वो तो रैम में जाएगा ना। तो हो सकता है रैम में उस वक्त और भी प्रोसेसेस काम कर रहे हों। जैसे हमने देखा था कि हम एट अ टाइम लैपटॉप पे एक चीज़ तो रन कर नहीं रहे होते, बैकएंड पे हमने और भी चीज़ें बैकग्राउंड पे ओपन की होती हैं। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी ये है कि इनपुट का साइज जितने भी है हमारा प्रोग्राम उसके हिसाब से कितने एक्स्ट्रा डाटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहा है, कितनी मेमोरी हमारे जो अब ये एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ये भी तो मेमोरी में बनते हैं, ये मेमोरी तो कंज्यूम करते हैं। हमने ये देखना है कि सिर्फ हमारे प्रोग्राम, जब हम ये प्रोग्राम लिख लिया, ये जैसे ये फंक्शन है सम ऑफ एलिमेंट्स, इसने कितने ऐसे वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं
और डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किए हैं, इसने यूज़ किए हैं। जैसे ये एक थी एक, अगर हम देखें जितने भी प्रिमिटिव वेरिएबल्स हैं ना, जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, बूल हो गया, तो ये तो हमेशा कांस्टेंट में आते हैं, इनको हम टाइम कम्प्लेक्सिटी में नहीं देखते। आप 100 वेरिएबल्स क्रिएट करें, 200 क्रिएट करें, जितने मर्जी वेरिएबल्स क्रिएट करें, टाइम कम्प्लेक्सिटी से इनके टाइम कम्प्लेक्सिटी पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम इस तरह का डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करें, जैसे लिस्ट है, सेट है, डिक्शनरी है, इसमें हमें नहीं पता कि हम कितने एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं, तो ये इससे इफेक्ट पड़ेगा टाइम कम्प्लेक्सिटी पे। असल में हमने देखना ही इनको होता है। टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात जब भी आएगी, हम ये देखेंगे कि हम लिस्ट, सेट, डिक्शनरी, हीप्स, इस तरह के डाटा स्ट्रक्चर जो नॉन प्रिमिटिव में आते हैं, तो जैसे ये अरे है, अगर एन ऑफ एन, एन क्रॉस एन का है, तो उसमें इसकी जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन स्क्वायर में चली जाएगी। कैसे जाएगी उसको भी अभी देखते हैं। लेकिन अभी इसके लिए ये है कि आपने ये देखना है कि अगर सिंपल वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, किसी का नेम है, किसी का ईमेल है, तो उन उसका ना इफेक्ट नहीं पड़ेगा टाइम कम्प्लेक्सिटी, ये स्पेस कम्प्लेक्सिटी पे। फ़र्क किसका पड़ेगा, जैसे ये लिस्ट है, डिक्शनरी है, हैश मैप, हैश सेट, इनका फ़र्क पड़ेगा। और स्ट्रिंग का एक एक्सेप्शन है कि अगर तो आप स्ट्रिंग वैसे ही डिफाइन कर रहे हो, जैसे हमने वैसे ही लेट्स से इधर एक एक इस तरह क्रिएट कर लिया एक वेरिएबल स्टार्ट पे, तो ये भी कांस्टेंट है। लेकिन अगर आप इनपुट की वजह से आप आपने इसमें कुछ बाद में अपेंड किया, तो बैकएंड पे क्या करता है, वो एक स्ट्रिंग होती है इम्यूटेबल। तो अगर आपने इसमें प्लस करके इसमें कोई और चीज़ ऐड की, इसमें लास्ट नेम इंसर्ट किया, तो बैकएंड पे करेगा कि इसको कहीं और एक नई स्पेस क्रिएट करेगा, उसमें इसकी वैल्यू रखेगा, और जो हम इनपुट देंगे उसको इसमें अपेंड करेगा, फिर ये भी ऑफ एन में चली जाएगी। नहीं तो अगर हम सिंपल इसे ऐसे ही इनिशियलाइज करवाएंगे, तो ये कांस्टेंट में जाएगा हमेशा। तो अच्छा, इस स्टेटमेंट की समझ लगी है कि हमने इन स्पेस कम्प्लेक्सिटी में किस चीज़ को देखना है, लिस्ट को, सेट को, डिक्शनरीज को। लेकिन अगर सिंपल ऐसे ही वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, तो उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। सर इसका मतलब ये है कि जैसे स्ट्रिंग को हम कॉन्कैटिनेट करते हैं कोई दो स्ट्रिंग्स को लेके, तो इसका मतलब ये है कि वो पॉइंटर्स नहीं यूज करेगा, उसी में पॉइंट नहीं करेगा, बल्कि उसके लिए उसे नई स्टोरेज रिक्वायर होगी और वो उसमें फिर अलहदा से उसको स्टोर करेगा स्पेस में। ऐसे ही है सर? यस मैम, क्योंकि स्ट्रिंग्स जो है ना वो इम्यूटेबल होती हैं, तो मेमोरी में एक नई स्पेस क्रिएट करेगा, उसमें पुरानी स्ट्रिंग की वैल्यू रखेगा, और जो नई हम इंसर्ट कर रहे हैं उसको फिर उसके आगे ऐड करके उसको रिटर्न करेगा। इस तरह होता है। वैसे देखा जाए तो एक अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसको वैल्यू असाइन करते हैं, वो मेमोरी में स्पेस तो ले रहा है, तो कांस्टेंट पे किस तरह है, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही है अभी तक। स्पेस तो वो जी उतनी ले रहा है जितनी आप उसको असाइन कर देते हैं, 32 बिट, जितनी भी आप उसको असाइन करते हैं। जैसे इंटीजर है तो वो थर्टी एग्जैक्ट टू बिट लेगा। यस सर। अच्छा, ये पता क्या है, देखें, इनपुट तो हमारे पास आ गई, अब ये एन है ना, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सोच रहे थे कि हम कांस्टेंट को क्यों इग्नोर कर रहे हैं। तो ये जो ऑफ एन है, ये एक बहुत बड़ी बिग वैल्यू हो सकती है। जैसे लेट्स से हम घर लेने जाते हैं, तो अगर वो करोड़ 1.5 करोड़ का घर होता है, उसके बाद वो कहते हैं कि भाई अब मिठाई भी खिलाएं, तो वो भी 5-10 हज़ार जो उस पर लगते हैं, वो हम नहीं सोचते कि हम कहते हैं कि इतने पैसे लगाए हैं, तो ये पैसे भी हमें दुखते नहीं हैं, हम उनको बिल लगा देते हैं। अब ये जो एन है ना, ये एक बहुत बड़ी वैल्यू बन जाती है। अगर हम फेसबुक की बात करें, गूगल की बात करें, तो ये एन बहुत बड़ी वैल्यू है उसमें। अब ये जो कौन ये वेरिएबल है ना, इन्होंने तो एक टाइम क्रिएट होना है और सिर्फ उसी टाइम कुछ स्पेस लेनी है, और ये तो छोटी सी स्पेस लेंगे। अब इंटीजर कितनी की वैल्यू ले लेता है, कुछ खास तो नहीं लेता। फ्लोट कितनी की वैल्यू ऑक्यूपाई करता है, बूल, ये तो बहुत छोटी वैल्यू ऑक्यूपाई करते हैं। लेकिन अब लिस्ट है, हाँ, लिस्ट में कितने नए एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं। डिक्शनरी है, डिक्शनरी में अगर ऑफ एन इनपुट अगर 1 लाख है, तो डिक्शनरी में 1 लाख वैल्यू स्टोर हो जाएं, तो ये इसका इसका इम्पैक्ट फिर पड़ेगा। वेरिएबल्स का तो इम्पैक्ट इतना कुछ खास तो नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इनको इग्नोर करते हैं कॉन्स्टेंट्स को। इम्पैक्ट वैसे पड़ता है, लेकिन हम इनको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ता। अगर हम कहें
कि 1 करोड़ प्लस 1, तो उसका एक +1 ने उसमें कुछ ज़्यादा एडिशन तो नहीं की। राइट, ठीक हो गया। पर जैसे अगर हमारे पास एक वेरिएबल है ना, फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 10, और अब हमने उसको अपडेट करा दिया कि x को आप रिटर्न करो x+2। तो अब आप इसमें क्या होगा कि वो x+2 जब वो 12 होगा ना, उसमें वो उसके लिए नई स्पेस नहीं करेगा, बल्कि वो जो 12 को जो सा ना वो पॉइंट करा देगा x की तरफ। तो उसका सिर्फ एड्रेस यानी ये पॉइंट होगा, उसके लिए स्पेस नई नहीं बनेगी, जहां तक मेरा ये ख्याल है ना। इस वजह से वो ये- जो होते हैं हमारे प्रिमिटिव होते हैं ना, वो स्पेस ज्यादा नहीं लेते, उसमें हम पॉइंटर्स के थ्रू जो सा ना उसी को ही यूटिलाइज कर लेते हैं एक से ज्यादा उसके लिए, अगर वैल्यू सेम आ रही है किसी की। लेकिन जैसे स्ट्रिंग है उसमें तो हम, मेरा नहीं ख्याल उसमें हर कोई जो है यूनिक है, इसी वजह से वो पॉइंट शायद नहीं हो पाता। मेरा इसके पीछे ये शायद ख्याल है। इट माइट बी रॉन्ग, अगर है तो कुछ ऐड चल करना है तो कर स्ट्रिंग को सकते ना हैं। मैं दोबारा से एक बार देख लूँगा कि स्ट्रिंग का क्या सीन है, तो इसको मैं देख लूँगा। इसका मुझे अभी तक यही लगता है। अगर किसी और को एग्जैक्ट पता है तो वो काइंडली शेयर कर दे। नहीं तो मैंने तो यही पढ़ा था, ये मैंने चैट जीपीटी से ही लिखवाई थी, ये उसने उसी ने मुझे लाइंस बताई थी। तो मैंने भी उसे यही कहा था कि स्ट्रिंग तो प्रिमिटिव में आती है, तो स्ट्रिंग कैसे ऑफ एन में चली जाएगी। तो उसी ने ये मुझे ना लाइन जनरेट करके बताई थी कि अगर तो स्ट्रिंग आपने ऐसी कांस्टेंट वेरिएबल जनरेट किया है, उसमें वैल्यू है, तो फिर हम उसे कांस्टेंट कह देंगे। लेकिन अगर उसमें कुछ एडिशन की है इनपुट के हिसाब से, तो फिर उसे वो ऑफ एन कह रहा था। अच्छा, तो ठीक है, अब ये प्रोग्राम देखते हैं कि ये कैसे रन हो रहा है। तो ये एक फंक्शन है सम ऑफ एलिमेंट्स। इसके पास एक अरे है, अरे में काफ़ी सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। ये इसने क्या किया कि हर एलिमेंट को एक टोटल का एक वेरिएबल बना लिया इंटीजर, इसमें उसने सम करवा दिया इनके अरे को, का जो अरे में जितनी भी वैल्यूज़ है ना, हमने उनका सम रिटर्न कर दिया। इसमें हमने डाटा स्ट्रक्चर कौन सा एक्स्ट्रा यूज़ किया, फिलहाल तो हमने एक सिंपल एक वेरिएबल क्रिएट किया है जो कि नॉन प्रिमिटिव है। तो हमने कोई अरे, कोई हीप, इस तरह कोई डिक्शनरी सेट क्रिएट नहीं किया। तो इसने आउटपुट में क्या रिटर्न किया, सिंपल उसी इंटीजर को रिटर्न कर दिया, जो कि अगर ये अरे है 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, और इसने आउटपुट में हमें 6 रिटर्न कर दिया। तो ये इसने यानी कि कोई एक्स्ट्रा डाटा स्ट्रक्चर यूज़ नहीं किया। इसको हम कह देंगे कांस्टेंट। इसको हम कैलकुलेट भी इस तरह करेंगे कि जैसे टाइम कम्प्लेक्सिटी में हमने लाइन बाय लाइन लिखा था ना, कि इसने कितनी स्पेस ली, इतने इसने कितनी स्पेस ली ऑक्यूपाई की, तो ये कांस्टेंट में आ जाएगा। ये फोर लूप है। अच्छा, फोर लूप में ये जो वेरिएबल बनेगा ना, ये नम, ये भी इसमें भी तो वैल्यू आएगी, पहले इसमें 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3। इन फोर लूप हो वाइल लूप हो, इनमें ये जो वेरिएबल आते हैं ना, ये भी कांस्टेंट होते हैं हमेशा। तो ये भी कांस्टेंट है। ये टोटल में उसको प्लस कर रहा है, तो ये भी कांस्टेंट है क्योंकि ये नॉन प्रिमिटिव है। और जो रिटर्न कर रहा है, ये तो उसी वेरिएबल को रिटर्न कर रहा है, कोई स्पेस तो नहीं है। तो ये है ये जो सिनेरियो है इसमें कांस्टेंट है, इसको भी हम इसी तरह कैलकुलेट करते हैं। और जो इसका भी वो ग्राफ था ना, ये नीचे सेम इसका ग्राफ भी इसी तरह है। अगर तो कांस्टेंट है तो वो इसी तरह एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। वो log ऑफ एन भी है। इसकी भी यही टाइप्स हैं जो टाइम कम्प्लेक्सिटी की टाइप्स थी। हम कुछ प्रोग्राम्स देखते हैं कि किस तरह इसको कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने कैलकुलेट नहीं किया। ये है, इसको देखते हैं कि ये हमारे पास एक फंक्शन है स्पेस एग्जाम्पल नेम का फंक्शन है। ये क्या करेगा कि एक अरे है लेंथ की टोटल टेम्परेरी। अच्छा, इसके पास एक अरे आएगी और ये उसको डुप्लीकेट कर देगा। जैसे इसके पास एक अरे है, उसमें है 1 2 3। इसने क्या किया है, एक नई अरे क्रिएट करनी है और उसको रिटर्न कर देना है। तो हम इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी कैसे देखते हैं, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब ये फंक्शन है, ये तो कांस्टेंट में है, इसने तो कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं की। ये जो n है, ये एक सिंपल वेरिएबल है इंटीजर का, ये टोटल भी है। और ये अब हमने लिस्ट यूज़ की है, लेकिन अभी लिस्ट में आप देखें कोई वैल्यू है नहीं है। तो स्टार्ट पे हम इसको फिर यही कहेंगे कि अभी तक ये कांस्टेंट है। हमने तब देखना है, हमने तब बताना है कि इसकी
ओवरऑल जब हम देखेंगे ना प्रोग्राम को रन करके कि उसके अंदर कितनी वैल्यू स्टोर होंगी इस लिस्ट में, फिर हम कहेंगे जाके, अभी नहीं हम कह सकते ये इसके ऑफ एन है या ऑफ लॉग ऑफ एन है, हमें क्या पता इसमें कितनी वैल्यू स्टोर होनी है। तो अभी हम इसे कांस्टेंट कहेंगे, फिर प्रोग्राम के थ्रू आउट हम देखेंगे कि इसके अंदर की कौन सी वैल्यूज़ कितनी जा रही हैं वैल्यूज़, फिर हम बताएंगे कि ये इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी है। तो इधर हम देखेंगे कि ये फॉर लूप है, ये एन टाइम्स रन होगा, यानी कि जितनी अरे की लेंथ है, और हर एलिमेंट को उठा के इस नई अरे में इंसर्ट करेगा, और इन दी एंड ये उसका सम रिटर्न कर देगा जो कि इंटीजर है। तो टेम्परेरी अरे जो अरे थी इसमें क्या स्टोर होगा, इसमें एन टाइम्स वही अरे की जितनी वैल्यू थी वही स्टोर होंगी। तो इस पूरे फंक्शन की जो ये कोड है इसकी टाइम स्पेस कम्प्लेक्सिटी हमारे पास क्या आएगी, ऑफ एन आएगी। अच्छा, इसको बाकी भी प्रोग्राम से देख लेते हैं। मैंने इधर काफ़ी सारे प्रोग्राम लिखे हुए हैं, इनकी टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी सारी दोनों कैलकुलेट करके देखते हैं ताकि और समझ आ जाए। जैसे ये हमारे पास एक फंक्शन है बिल्ड लिस्ट, इसमें हमने एक सिंपल अरे क्रिएट की, इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी इन दोनों की अगर देखें, पहले टाइम कम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो ये अरे कांस्टेंट है, ये ऑफ एन टाइम रन होगा, ठीक। अब ये जो दोनों है टाइम कम्प्लेक्सिटी इनकी तो कांस्टेंट है, फॉर लूप के अंदर ये एक वेरिएबल इन्होंने तो हर आइट्रेशन पे एक स्टेप ही तो परफॉर्म करना है, और इन दी एंड हमने उसे रिटर्न कर देना है, यानी कि ये जो है इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कॉन्स्टेंट ऑफ एन है। और जो इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या है वो अब देखते हैं कि पहले हमने एक एम्प्टी अरे क्रिएट की, अभी तक तो कांस्टेंट है। ये फॉर लूप रन किया, इसमें आई वेरिएबल है, ये भी कांस्टेंट में आ जाएगा। ये एक टेम्परेरी वेरिएबल है क्रिएट हुआ, इंटीजर है, तो ये भी कांस्टेंट में आ गया। अब जो रिज़ल्ट अरे है इसमें हमने अपेंड किया टेम्प, यानी कि तो और ये कितने टाइम्स अपेंड होगा, एन टाइम्स। तो फिर हम कहेंगे कि इस ये रिज़ल्ट है इसमें हमने देखा ये एन टाइम्स इसमें डाटा आएगा। तो ये इधर हम लिख लें ये है कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, और ये है ये ऑफ एन टाइम रन होगा ये। तो अगर हम इसको सॉरी ये हाँ जी, इसको हम मल्टीप्लाई करें तो ये और टोटल ये वाला जो लूप बनता है ना, ये ऑफ एन टाइम यानी कि उसमें अपेंड करेगा। तो इसको हम ऑफ एन ही इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी, ऑफ एन ही इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी आएगी। अच्छा, इसकी समझ तो लग रही है ना ये कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। जी सर। ठीक है, तो एक और फंक्शन है चेक डुप्लीकेट्स। इसमें हमने क्या किया, ये कांस्टेंट टाइम में फंक्शन क्रिएट हुआ, ये भी कांस्टेंट टाइम में हुआ, ये ऑफ एन टाइम चलेगा ये वाली लाइन, और ये कांस्टेंट टाइम में है। इधर हमें पता है जो लेंथ का फंक्शन है ना पाइथन में वो कांस्टेंट टाइम में ही होता है, तो ये वाली लाइन भी कांस्टेंट में ही है। तो हाईएस्ट इसमें से इन लाइन में से हाईएस्ट कौन सी मैक्सिमम लाइन गई, वो है ऑफ एन वाली। ओ, ऐसे लिखते हैं ऑफ एन। और जो इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी है यहाँ पे हमने एक सेट क्रिएट किया, और हमने सेट में अब कौन सी वैल्यूज़ ऐड की, फ़ोन नंबर इन अरे, हमने अरे पर ट्रैवर्स किया और सेट में वो वैल्यूज़ ऐड कर दी। अब वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि जो अरे है, अगर तो अरे में सारी वैल्यूज़ यूनिक हैं, लेट्स से 1 to 10, तो सेट में वर्स्ट केस में 1 to 10 ही स्टोर हो जाएंगी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो वर्स्ट केस में ही हमने बताना होता है कि वर्स्ट केस में तो ये ऑफ एन ही जाएगा, क्योंकि सेट अगर तो अरे में 2 to 2 है तो सेट में सिर्फ 2 स्टोर होगा, लेकिन हर बार सेट में यूनिक वैल्यूज़ तो नहीं हो, अरे में यूनिक वैल्यूज़ तो नहीं होंगी, अरे में हो सकता है सारी की सारी वैल्यूज़ ही यूनिक हों। और इन दी एंड हम ये जो सीन ये वाला क्रिएट किया सेट, इसमें सारी वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। तो इसलिए हम इसकी जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है वो भी ऑफ एन ही है। एक और फंक्शन है ये, इसी को इसको भी देख लेते हैं। तो जैसे ये हमने एक अरे क्रिएट की, टाइम कम्प्लेक्सिटी अगर देखें ये कांस्टेंट है फॉर नेम इन नेम्स। अच्छा, ये कर क्या रहा है कि ये एक नेम्स की अरे है, और इसने क्या करना है कि अगर तो किसी नेम में ए है, ये नेम अगर किसी के नेम में ए का करेक्टर है
तो ये उसको रोबोट फ्रेंड्स की लिस्ट में ऐड कर देगा, ठीक। और उसके नेम के आगे ये वाला इमोजी भी ऐड कर देगा। तो फिर वो बाद में उस अरे प्रिंट करवाएगा कि ये हमें बताएगा कि कौन से करेक्टर्स, कौन से नेम्स के करेक्टर्स में ए था। तो ये था ये इसका प्रोग्राम का मकसद था। तो ये हमने एक ये कांस्टेंट टाइम में ये क्रिएट हुआ, ये हमने एन टाइम्स पे ट्रैवल किया। फिर इफ़ ए इन नेम्स डॉट डॉट लोअर, अब ये जो डॉट लोअर का फंक्शन है ना, ये क्या करता है, ये ट्रैवर्स करता है इस पे। अब इसके अंदर ये नेम तो है, नेम में आ गया अली। अब इसने क्या करना है, पहले ए पे जाना है, उसको लोअर केस में कन्वर्ट करना है। ए को ये कन्वर्ट कर देगा इस तरह। फिर ये एल पे आया, फिर ये आई पे आया, इसने इनको तो इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी ना वो होगी ओ ऑफ के। अगर हम इसकी लेंथ को देखें, के कह दें कि ये इसकी जो लेंथ है वो है के, तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी है ओ ऑफ के। और फिर इसको लिख भी लेते हैं। ओहो। और जो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो है ओ ऑफ एन, और ये तो कांस्टेंट है, ठीक। अब ये जो है फॉर फ्रेंड इन रोबोट फ्रेंड, अब इसने ये वाली जो अरे है हमने क्रिएट की। अब वर्स्ट केस में ये हो सकता है कि जितने भी नेम्स हैं उन सब में ए का करेक्टर है, जैसे इसमें हर एक में ए का करेक्टर है, तो ये सारे के सारे रोबोट फ्रेंड्स की लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। तो ये भी ओ ऑफ एन में चली जाएगी। ये है ओ और ये है एन। तो इन दी एंड प्रोग्राम में जब हम देखें कि इसमें से अब मैक्सिमम कौन सी है, अच्छा इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम पता किस तरह लिखेंगे, इसको हम इस तरह लिखेंगे कि ये था कांस्टेंट, ये हमने लिख दिया ऑफ वन। फिर हम आए इधर, ये था ऑफ एन, और ये है ऑफ के। अब ये डिपेंड करती है इस पे, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे हम प्लस लिख रहे थे लेकिन ये इसके अंदर है, ये जो नेम डॉट लोअर है ना, इसने भी रन होना है, ये भी एक तरह से फॉर लूप ही है ये फंक्शन, और ये इस फॉर लूप पे डिपेंड कर रहा है, तो इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। और ये वाला जो है ऑफ एन, अब इसमें से आप मैक्सिमम देखें, ये तो कांस्टेंट है, इसको इग्नोर कर दिया, इनमें से ये एक वैल्यू बन गई और ये एक इनमें से अगर हम देखें कि मैक्सिमम कौन सा है, तो वो ये वाली वैल्यू है, क्योंकि ये जो ऑफ एन है, अगर एन फाइव है और ये एन है फाइव, तो इसको के से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी, तो हम ये टाइम कम्प्लेक्सिटी बता देंगे कि ये टाइम कम्प्लेक्सिटी है। लेकिन इन केस के आपको उन्होंने केस स्पेसिफाई कर दिया है। अब ज़रूरी तो नहीं कि नेम इतना बड़ा होता है कि उसमें लाखों करेक्टर्स आ जाएं। नेम में ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि नेम में मैक्सिमम 10 करेक्टर्स आ सकते हैं, तो फिर इस केस में ना हम के को इग्नोर कर देंगे। हमें पता है कि ये मैक्सिमम के जो है ये 10 तक ही जाएगा, तो फिर हम इसको ऑफ एन कह सकते हैं। अच्छा ये केस समझ लगी कि कैसे, किस केस में ये ऑफ के, ये एन इंटू के जा सकता है, किस केस में ये सिर्फ ऑफ एन में जाएगा। अगर हमने के पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया, जैसे कल सर जफर ने एक एग्जांपल दी थी कि हमने एक वेरिएबल, एक अरे क्रिएट कर ली, उसमें हमने सिर्फ इंग्लिश के अल्फ़ाबेट स्टोर कर लिए, और वो अल्फ़ाबेट ज़्यादा से ज़्यादा कितने जा सकते हैं, 26 जा सकते हैं वर्स्ट केस में। कौन हमें पता है कि या तो वन होंगे या टू होंगे वर्स्ट केस में। जी जी। तो जी। वही कह रहा हूँ कि कांस्टेंट करती है जब हमने स्पेस टाइम जो वैल्यू यस है बेसिकली कांस्टेंट यस करती सर है, तो हमें एग्जैक्टली। पता है कि ये इससे ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, तो हम फिर उसको इग्नोर कर सकते हैं। जी, इस सिचुएशन में ना हम इसको इग्नोर कर देंगे। हमें पता है कि ये, अच्छा ये स्पेस कम्प्लेक्सिटी मैं गलती से कह रहा था, ये टाइम कम्प्लेक्सिटी हम अभी कर रहे हैं। तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी में भी यही है कि इसमें कितने के एलिमेंट इसमें जाएंगे, वो मैक्सिमम सिचुएशन में ऑफ एन के जितने, अगर इसमें सारे के सारे ए कंटेंट कंटेन कर रहे हैं या नहीं, तो वो रोबोट फ्रेंड में ऐड हो जाएंगे। तो उसको हम वर्स्ट केस में कह सकते हैं कि जो इसकी टाइम स्पेस कम्प्लेक्सिटी है वो ऑफ एन है। अच्छा ये एक थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। इसकी अब कोई और बंदा बताए कि इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होगी। जैसे ये हमने एक क्रिएट किया,
ये ये तो होगी कांस्टेंट टाइम में, ठीक। ये फॉर लूप चलेगा 2 टाइम्स, ये जो अरे है ये चलेगी n टाइम्स, और ये अपेंड है, ये है कांस्टेंट। तो कोई बताएगा कि इसकी जो अब टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो n स्क्वायर है, ये है? कोई बताए इसके बारे में। नहीं नहीं, इसकी एन स्केयर नहीं बनेगी, सर वो कैसे? क्योंकि जो आपका पहला फॉर लूप है वहां पे आपने उसको लिमिट कर दिया है कि वो 2 टाइम्स ही रन करेगा। जो अंदर वाली क्या कहते हैं फॉर लूप है, वो लेंथ ऑफ अरे तक जाएगा। वो एन है हमारे पास, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी 2n होगी मेरे ख्याल जी, से। इसकी कम्प्लेक्सिटी, यस सर ऐसे ही है बिल्कुल, इसकी कम्प्लेक्सिटी 2n होगी, और उसमें से भी हम ये कांस्टेंट को इग्नोर कर देते हैं, तो हम 2n भी कह सकते हैं, n भी कह सकते हैं, ऐसे हम कांस्टेंट को इग्नोर कर देते हैं। तो अब हमारे पास इनपुट, आप इसको वैसे भी ड्राई रन करके देखें कि अगर इनपुट है हमारे पास एम्प्टी, तो इसने 2 बार रन होना है, इस वाले लूप ने तो 2 बार रन होना ही होना है। तो ये कांस्टेंट में ही हमेशा जाएगा, और अगर इनपुट में 1 2 3 आ गया कुछ भी, तो इस लूप ने तो 2 बार रन होना है। तो वर्स्ट केस में भी और बेस्ट केस में भी ये ऑफ 2n या n में ही जाएगी। और अगर इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी देखें तो वो है, अगर ये जितनी अरे है ना 2n, जी इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी 2n ही आएगी। इसको अगर ड्राई रन करें तो अगर अरे में है 1 2, तो ये 2 बार रन होगा। इसने फर्स्ट टाइम क्या किया, इसके 1 को उठा के इधर इंसर्ट किया नई अरे में, फिर ये लूप दूसरी बार रन, सेकेंड आइट्रेशन पे इसने 2 को अपेंड किया। अब ये जो इसकी फर्स्ट आइट्रेशन कंप्लीट हो गई, अब इसकी सेकंड जो आइट्रेशन है उसने क्या किया, फिर से 1 को उठाया इधर अपेंड किया, फिर 2 को उठाया इधर अपेंड किया। तो इसमें हमने, इसमें कितने एलिमेंट स्टोर हुए, अगर इनपुट थी n, तो हमने यानी कि इसमें 2 ऑफ n स्टोर किए हैं एलिमेंट्स। तो इधर भी हमने 2 को इग्नोर कर दिया, तो हम n कह सकते हैं, यानी कि इसकी जो टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी है ना वो n है। तो ये आपने हमेशा ये नहीं देखना कि अगर तो नेस्टेड लूप लग गए तो फ़ौरन नहीं कह देना कि ये तो n स्क्वायर में चली जाएगी। तो आपने उसको ना 1 2 बार ड्राई रन करके देखना है कि n स्क्वायर में जा रही है, कि हो सकता है ये लूप हमें एग्जैक्ट पता हो कि ये कितनी बार रन होना है। तो इसको देख के फिर हमने कहना है कि ठीक है, ये इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी ना वो क्या बनती है। अच्छा, तो अभी हमारे पास हैं 5 7 मिनट, तो अगर कोई इसको समराइज़ कर दे या कुछ इसमें एडिशन कर दे कि ये चीज़ रह गई है, तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा सर, मुझे आज का लेक्चर समझ में तो आ गया, बट ओ ऑफ के की बात समझ नहीं आई। अगर वो आप दोबारा रिपीट करते हैं। जी ऑफ के पता, ऑफ के है एक तो, अच्छा वो क्वेश्चन किधर है, ठीक है। अच्छा, एक तो लेंथ है हमारे पास ऑफ एन, क्या है, ये लेंथ है अरे की लेंथ। ऑफ जो एन है ना, ये हमारे पास ये जो अरे है इसकी लेंथ है वो है 1 2 3 4 5 6 7। जो ऑफ एन है वो है अरे की लेंथ, वो है 7। और जो ऑफ के है वो है इसकी लेंथ। अब फर्दर जो नेम है, नेम है स्ट्रिंग, अब इसकी भी तो कोई लेंथ हो सकता है, हो सकता है इसके आगे आई 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 सो ऑन चलते ही जाएं और पता नहीं कितनी चलें, तो इसकी भी तो एक लेंथ होगी ना। और जब हम इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो लेट्स से एक नाम इतना बड़ा है जिसके अंदर है 1 1 2 3 4 5, उसने पहले इधर एक करेक्टर था उसको लोअर केस किया, इस करेक्टर को लोअर केस किया, इस करेक्टर को 5 टाइम्स लोअर केस किया। लेकिन अगर ये सोन चलता गया और 10 की पावर 8 इसकी लेंथ है, तो उसे इतने टाइम ट्रेवर्स करके उनको लोअर केस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये कितने टाइम में, इस ये वाला जो लोअर वाला फंक्शन था ये कितने टाइम में चलेगा, जितनी इसकी लेंथ है, इधर 3 टाइम्स वो चलेगा, इधर वो 4 टाइम्स चलेगा। पहले उसने जी को लोअर केस किया, फिर ओ को लोअर केस किया, चाहे वो ऑलरेडी लोअर केस है उसने जाकर देखना तो है, फिर उसने वाई को लोअर केस किया, फिर ए को, इधर वो 4 टाइम था, इधर 3 टाइम, और इधर वो 5 टाइम चलेगा। अब हमें क्या पता कि इधर 5 टाइम चलेगा, इसकी लेंथ को देख के पता चलेगा ना। और इसकी लेंथ को हम ऑफ एन कह दें तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि एन तो अरे की लेंथ थी, तो इसलिए हम इसको ऑफ के कह देते हैं कि इसकी जो लेंथ है ना वो ऑफ के है।
ये समझ लगी मैम? यस सर, समझ में आ गया। ओके, तो कोई इसको समराइज कर देगा कि टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या है, किस तरह कैलकुलेट करते हैं, कोई चीज़ इसमें रह गई हो? ये सर आपने तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। बिल्कुल सर, यही है कि जो इनपुट पे हमारा डिपेंड कर रहा है, अगर इनपुट हमारा एन है तो उस पे डिपेंड कर रहा है अगर हमारा प्रोग्राम कि इतने टाइम आपका लूप चल रहा है। तो अगर इनपुट की लेंथ एन है तो एन टाइम चल रहा है तो ओ ऑफ एन हो गई। अगर वो आपकी लेंथ जो है और आप एरे की लेंथ एन है, लेकिन आपका जो प्रोग्राम है वो एन स्क्वायर पे चल रहा है, मतलब कि जितना इनपुट था उसके स्क्वायर पे चल रहा है, तो फिर हम उसको एन स्क्वायर कहते हैं। मतलब जैसे कि अगर 5 इनपुट आपकी एरे की जो लेंथ तो 5 आ रही है, ठीक है। अब आपका जो प्रोग्राम है वो 5 के बजाय चलने के वो 25 टाइम चल रहा है, मतलब कि उसके जो ऑपरेशन है वो 25 चल रहे हैं। 25 दफा एग्जीक्यूट करे स्टेटमेंट्स को। तो वो कब करेगा? अगर आपने फॉर लूप लगाया हुआ है ओ ऑफ एन पर, एक उसके अंदर एक और फॉर लूप है नेस्टेड फॉर लूप, वो भी ओ ऑफ एन पर है। तो दोनों, एक तो वो क्या करेगा, बड़ा वाला फॉर लूप एक वैल्यू लेके आएगा, पूरा वाला अंदर वाला फॉर लूप पूरा एरे पे इटरेट करेगा। फिर नेक्स्ट वैल्यू आएगी, फिर पूरा एरे पे इटरेट करेगा, फिर नेक्स्ट वैल्यू आएगी, फिर एरे पे इटरेट करेगा। तो वो क्या होगा, आपके स्क्वायर पे चला गया, तो वो मल्टीप्लाई हो रही है, तो स्क्वायर हो रही है, तो उसकी ओ ऑफ एन स्क्वायर कहते हैं इसको, कि वो आपका नेस्टेड फॉर लूप हो रहा है। अब अगर आपका नेस्टेड फॉर लूप नहीं है, जैसे कि सर ने एग्जांपल दी कि वहां पर वैल्यू 2 थी, फॉर लूप फर्स्ट वाला सिर्फ 2 टाइम चल रहा था, लेकिन जो अंदर वाला फॉर लूप वो पूरे एरे पे चल रहा था। तो वो 2 टाइम चल रहा है ना सिर्फ, वो इनपुट पे डिपेंड नहीं कर रहा। जैसे कि सर आप वो एग्जांपल दिखाएं, वो वाली जो थी आपकी। यस, ठीक है। यस सही है वाली। यहाँ पर आप देखें तो 2 टाइम चल रहा है आपका वो वाला फॉर लूप जो इनपुट पे चल रहा है, तो सिर्फ 2 टाइम्स ही चल रहा है ना। अगर मेरी इनपुट की लेंथ 1 लाख होगी तो भी ये 2 टाइम ही चलेगा, ये वाला फॉर लूप की कांस्टेंट है। अगर ये मेरी एरे की लेंथ 1 लाख होगी, 10 लाख होगी, तो भी ये 2 टाइम भी चलेगा। 10 लाख एलिमेंट जो है उस पर 2 बार चलेगा। तो वो इतना ही चल रहा है, लेकिन वो 2 बार ही चल रहा है, तो ये कांस्टेंट हो गया, ये इनपुट पे डिपेंड नहीं कर रहा, हमेशा 2 दफा ही चलता है पूरा। तो इस वजह से यहाँ पर हमने ओ ऑफ एन बोलते हैं, ओ ऑफ एन स्क्वायर नहीं करते, क्योंकि आपको वो आपको पता है कि 2 टाइम चला गया, या 10 भी लिख देते ना फॉर आई इन रेंज 10, तो भी हम ओ ऑफ एन ही कहते हैं, क्योंकि ये हमें पता है। अगर आपको वैल्यू पता होती है पहले से ही, कांस्टेंट आपको पता है, तो आपकी वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कैलकुलेट नहीं होगी, ऐड नहीं होगी। अगर नहीं पता होगा, इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, चेंज हो रही है इनपुट के हिसाब से, तो वो ऐड होगी कॉम्प्लेक्सिटी। तो हम उन्हीं को कंसीडर करते हैं जो हमारे इनपुट की वजह से चेंजेस आ रही होती है, उनको हम कंसीडर करते हैं। जो चेंजेस नहीं कर रहे होते इनपुट की वजह से, उनको हम कंसीडर नहीं करते अपनी कॉम्प्लेक्सिटी। यस सर। सर थैंक यू, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। तो आई होप सबको क्लियर है, अगर नहीं क्लियर तो क्वेश्चन पूछ लें। कल हम लिंक लिस्ट पे लिंक लिस्ट का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जी सर, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी आपने, काफी अच्छे से समझ आ गई है टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। थैंक यू। जैसे सर कासिम और सर फैजान ने जो रिवाइज किया है बहुत अच्छे से किया है, क्योंकि ये एक ऐसा है टॉपिक भी कह दें या एक ऐसी चीज़ है जो कि सारी हमारे डाटा स्ट्रक्चर्स में साथ साथ चलेगी, और इवन बाद में प्रोग्रामिंग और उसमें भी। तो अगर अभी से बेस समझ आ जाती है तो आगे जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो उनको इम्प्लीमेंट करना ईजी होता है, कि हम फिर ऑप्टिमाइज कोड इजीली बना सकते हैं। थैंक यू सर कासिम और सर फैजान। श्योर मैम। बिल्कुल। चलें ठीक है, फिर हम मीटिंग को एंड करते हैं। कल से फिर सर लिंक लिस्ट स्टार्ट करेंगे। यस सर, कल लिंक लिस्ट, उसके ट्रैवर्सल लिंक लिस्ट को क्यों यूज़ करते हैं, अरे को क्यों नहीं यूज़ करते क्या क्या इनकी ना वजह है, क्या डिफरेंस है लिंक लिस्ट अरे में। और फिर अगर टाइम बचा तो लिंक लिस्ट में अगर साइकिल आ गया तो उसको कैसे डिटेक्ट करते हैं। तो इन चीज़ों को देखेंगे। फिर उसके बाद तो फ्राइडे है, लिंक लिस्ट के लिए ना टाइम थोड़ा कम ही है, तो इंशाल्लाह हम कल जितना हो सके उसको क्लियर कर लेंगे। सही हो गया। चलिए ठीक सर है, टाइम भी फिर अगर हमारा। लिंक लिस्ट पे जाने से पहले सिंपल लिस्ट का कॉन्सेप्ट अगर देख लें पहले। लिस्ट
यानी एरे है ना एक, तो जैसे इसी तरह जी लिस्ट का भी और एरे का थोड़ा सा डिफरेंस कल अगर थोड़ा सा पहले बता दो फिर हम लिंक लिस्ट की तरफ जाए। एरे और लिंक लिस्ट का वैसे तो मैम इतना डिफरेंस तो नहीं था। जो एरे है ना पाइथन में, पाइथन में हम लिस्ट यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें ये है कि एक तो उसमें हम एग्जैक्ट उसका साइज़ नहीं बताते क्योंकि ये डायनामिक अरे अरे ही जी है। जी। तो इतना वैसे डिफरेंस नहीं, चलें ये भी कल बता देंगे, ये भी देख जस्ट लेंगे। क्योंकि ना बहुत से जो हमारे पार्टिसिपेंट्स है ना वो कुछ न्यू है ना, जैसे अभी साथ साथ कॉन्सेप्ट को, तो जस्ट यानी जैसे लिस्ट में हम डाटा टाइप्स डिफरेंट यूज कर सकते हैं, एरे में हमारे पास सिर्फ वही डाटा टाइप यूज करनी होती है, जैसे अगर इंटीजर्स है तो पूरी एरे जो होगी इंटीजर्स की होगी, या इस तरह का जब बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है, लेकिन ये कि पहले वो दोनों का डिफरेंस करके और फिर आप फिर लिंक लिस्ट की तरफ कर जी लीजिएगा। मैम, थैंक जी यू मैम, ठीक है। सर। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़। अल्लाह हाफिज।